हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलैरिटी यानी अणुसंख्यता और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स अभिक्रिया की कोटि। ये दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, ये दोनों ही अलग अलग सिद्धांत को बताते हैं। अणुसंख्यता मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि अभिक्रिया के किसी पद में भाग लेने वाले अभिकर्मकों की कुल संख्या, जितने अभिकर्मक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी कुल संख्या को हम उसकी मॉलिक्यूलैरिटी आणविकता या अणुसंख्यता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो अभिकर्मक है वो है NH4NO2, एक ही अभिकर्मक है, इसके आगे मोल 1 है। इससे हमें मिला है N2 + 2H2O। इसका मतलब है कि इसकी जो आणविकता है, इसकी जो अणुसंख्यता है वो है 1। सेकंड, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें है H2, एक ये हो गई, इसका एक ये मोल है, एक ये मोल है। इन दोनों को यदि टोटल करेंगे तो यहाँ पर मोलों की संख्या आ जाएगी 2। तो 2 मोलों की संख्या आ जाएगी, इसका मतलब इसकी अणुसंख्यता जो है, मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो है 2। ये देखिए, इसमें है 3, आगे 3 मोल दिए हुए हैं, इसका मतलब 3 आणविकता है, यानी इसकी आणविकता या अणुसंख्यता जो है वो 3 है। अगर एक अणुसंख्यता होती है उस तरह की रिएक्शन को एकाणुक रिएक्शन कहा जाता है, एक अणुक रिएक्शन। 2 अगर आणविकता प्राप्त होती है तो उसको द्विअणुक रिएक्शंस कहा जाता है। यदि 3 उसकी आणविकता या अणुसंख्यता प्राप्त होती है तो उसे कहा जाता है त्रिअणुक अभिक्रिया। त्रिअणुक अभिक्रिया से अधिक अणुसंख्यता नहीं हो सकती है। अगर इससे अधिक भाग यदि अभिकर्मक उस अभिक्रिया में ले रहे हो तो उसमें हम अभिक्रिया की कोटि निर्धारण करते हैं, ना कि अणुसंख्यता। अभिक्रिया की कोटि से मतलब क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि होती है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसकी सांद्रता मापने योग्य परिवर्तन होता है। यानी कि कोई ऐसा अभिकर्मक जिसकी सांद्रता में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो वेग में परिवर्तन होता है। दूसरा कोई अभिकर्मक है तो उसकी अगर सांद्रता में कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यह क्या दर्शाता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन होता है तथा जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक गिलास में हमने शक्कर डाली है और 1 गिलास पानी है। यदि इस 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर पहले से घोली हुई है, अगर हम शक्कर की सांद्रता को बढ़ा देते हैं यानी 1 चम्मच शक्कर उसमें और मिला देते हैं तो क्या होगा? तो उसकी सांद्रता में चेंज आएगा, उसके टेस्ट में चेंज आएगा, बहुत चेंज आ जाएगा। लेकिन यदि हम उसमें 1 चम्मच पानी और मिला देंगे तो क्या होगा? उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जल की सांद्रता में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने पर उसके अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, उस अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन जब हमने शुगर की सांद्रता को चेंज किया है तो उस अभिक्रिया में चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन होता है, यानी कि उसमें यदि हम चेंज कर देते हैं तो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होता है, तो वह कहलाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है CH3CO C2H5। इसमें यदि जल मिलाया जाता है तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मिलता है एसिड और एक मिलता है अल्कोहल। इसमें यदि जल जो है इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, यानी कि इसकी सांद्रता में बहुत ही कम परिवर्तन करने, उसमें ऐड करने पर या उसमें से कम करने पर इस अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये है, यदि हम इसकी अणुसंख्यता देखें तो इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी? 1 + 1 2। इसकी अणुसंख्यता होगी 1 + 1 2। लेकिन यदि हम इसकी अभिक्रिया की कोटि देखें तो इसकी अभिक्रिया की कोटि होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी 1। ऐसा इसलिए क्योंकि अभिक्रिया केवल इसकी सांद्रता पर डिपेंड करती है, न कि इसकी।
इसकी सांद्रता में कुछ भी डिफरेंस कर दिया जाता है तो अभिक्रिया के वेग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन यदि हम इसकी सांद्रता में चेंज करते हैं तो अभिक्रिया के वेग में इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि है 1। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि आणविकता, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक अभिक्रिया के लिए क्या हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी का निर्धारण किया जाता है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से, और जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसका निर्धारण किया जाता है वेग नियम, दर नियम से, रेट लॉ से। यदि हम इस रिएक्शन को देखें तो अभिक्रिया की इसके लिए आणविकता जो है, यानी कि हम लगा सकते हैं इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार यदि हम देखें तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग जो होगा वो किस किस पर निर्धारित करेगा। मैंने बताया आणविकता जो होती है, आणविकता में उसकी दोनों जो इसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणु होते हैं उनकी सांद्रता पर उसका वेग डिपेंड करता है। ये बताता है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। यानी R = हो जाएगा किस किस की सांद्रता, NaCl की सांद्रता, NaCl की सांद्रता, इसके आगे कुछ भी नहीं है, यानी कि इसकी घातांक में कुछ नहीं लगेगा, 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनटू AgNO3 की सांद्रता, AgNO3 की सांद्रता। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए आणविकता जो है वो हो जाएगी 2, आणविकता हो जाएगी 2। यदि हम दर नियम के अनुसार देखें तो दर नियम के अनुसार ज्ञात किया जाता है अभिक्रिया की कोटि को। इसके लिए यदि हम वेग नियम, दर नियम, R अभिक्रिया का वेग यदि लिखें तो वो क्या लिखेंगे, इसके लिए भी यही लिखा जाएगा NaCl, यानी इसकी सांद्रता पर भी डिपेंड करेगा और AgNO3 की सांद्रता पर भी डिपेंड करेगा। तो इसकी अभिक्रिया की कोटि भी हो जाएगी 2। इसकी अणु संख्यता भी 2 है और अभिक्रिया की कोटि भी 2। अणु संख्यता का निर्धारण किया जाता है सैद्धांतिक तौर पर, और अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जाता है प्रायोगिक तौर पर। जो प्रायोगिक तौर पर जो प्रयोग किए जाते हैं तो उससे निर्धारित किया जाता है अभिक्रिया की कोटि, और सैद्धांतिक तौर पर निर्धारित किया जाता है अणु संख्यता को। एक और रिएक्शन देखते हैं, ये वाली रिएक्शन है। इसमें देखिए, इसमें 2 अभिकारक है, एक ये और एक ये, एक है जल और एक ये। अब इसमें यदि हम अभी इसकी अणु संख्यता देखें तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से हम अणु संख्यता ज्ञात कर सकते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से इसका अभिक्रिया का वेग जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इन दोनों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अणु संख्यता का मतलब क्या होता है, इसके जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता पर ये डिपेंड करता है। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती गुणनफल के बराबर होता है। तो अभिकारक कौन कौन से हो गए, ये दोनों, इनकी सांद्रता यानी कि CH3COO C2H5 और H2O की सांद्रता, तो ये H2O की सांद्रता। यहाँ पर आगे 1 है तो हमें इसकी घात में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी यानी कि जो आणविकता आती है वो आती है 2। अब यहाँ पर यदि हम जल की मात्रा को घटा या बढ़ा देते हैं, जल की मात्रा को कम या अधिक कर देते हैं तो भी अभिक्रिया के वेग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अभिक्रिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए इसका मतलब क्या है कि H2O पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है प्रायोगिक तौर पर। तो प्रायोगिक तौर पर यदि हम देखें, या अर्थात दर नियम के अनुसार यदि देखें, वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग यदि देखें तो वो किस पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा केवल इस पर, यानी कि CH3COO C2H5 की सांद्रता पर ही निर्भर करेगा। जल की जो है वो हो जाएगी 0।
इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब इस अभिक्रिया की कोटि इसकी हो जाएगी 1। जहाँ पर भी कोई रिएक्शन लिखी हुई हो और उसमें लिखा हुआ हो जल के साथ में कोई रिएक्शन हो तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब है कि जल की भागीदारी उसमें नहीं है। यदि इसमें जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन भी कर दिया जाता है तो भी अभिक्रिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जल की मात्रा को थोड़ी बढ़ा देने पर या थोड़ी घटा देने पर भी उसकी अभिक्रिया के वेग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो हो जाएगी 1। यानी इस अभिक्रिया के लिए अणु संख्यता तो है 2 और अभिक्रिया की कोटि जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो है 1। एक और रिएक्शन देखते हैं, ये वाली रिएक्शन देखिए। यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए यदि हम देखें द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से यदि हम देखें तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा किन किन की सांद्रताओं पर इफेक्ट होगा? इन दोनों के। तो ये हो जाएगा N2 की सांद्रता इंटू 3H2 है यानी H2 की पावर 3। यहाँ पर है 1 प्लस 3 यानी कि इसकी अणु संख्यता हो जाएगी 4, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 4। किसके अनुसार? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार। सैद्धांतिक तौर पर द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग उनकी सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो इसकी अणु संख्यता होगी वो हो जाएगी 4। लेकिन यदि हम दर नियम के अनुसार देखेंगे, प्रायोगिक तौर पर देखेंगे तो अभिक्रिया का वेग जो है इन दोनों पर ही निर्भर नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उपयोग में लाया गया है उत्प्रेरक। एक मैंने पॉइंट बताया जहाँ पर जल उपयोग में लाया जाता है तो जल की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करेगा, और जहाँ पर उत्प्रेरक उपयोग में लाया गया है तो उत्प्रेरक यहाँ से अगर हटा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग बहुत स्लो हो जाएगा। यानी कि अभिक्रिया का वेग इन पर निर्भर नहीं कर रहा है, अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है उत्प्रेरक पर। उत्प्रेरक पर निर्भर कर रहा है, इसलिए अभिकारकों की सांद्रताओं का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग जो है R जो है वो N2 यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगी 0 और H2 के लिए भी हो जाएगा 0, H2 के लिए भी 0। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हो जाएगी 0। इसे हम कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये जो हमने निकाली थी ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इस तरह के कुछ और हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। 2 मैंने पॉइंट आपको बता दिए। यदि जल वहाँ पर उपस्थित है तो जल की सांद्रता अगर हम चेंज कर देते हैं तो अभिक्रिया के वेग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, यदि उत्प्रेरक उपस्थित हो तो अभिकारकों की सांद्रता में यदि कोई चेंज कर भी दिया जाए तो उसका अभिक्रिया के वेग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं और देखते हैं कि इनके लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी और अणु संख्यता क्या होगी। ये रिएक्शन है CH3CHO गिल्स CH4 प्लस CO। ऐसी रिएक्शन जो कि 2 पदों में संपन्न होती हैं उनके लिए अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता भिन्न भिन्न हो सकती हैं। इसके लिए यदि हम देखें तो अणु संख्यता जो है वो होगी 1, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार इसकी अणु संख्यता जो है वो हो जाएगी R इज इक्वल्स टू, अभिक्रिया का वेग हो जाएगा R इज इक्वल्स टू CH3CHO। यहाँ पर घात है 1, इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हो जाएगी 1, यानी एक अणुक अभिक्रिया है। यदि हम इसके लिए अभिक्रिया की कोटि देखें, दर नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग देखें तो दर नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग जो होगा यहाँ पर इसकी जो सांद्रता होगी वो होगी 1.5, इसकी पावर में आएगा 1.5। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर है, अभिक्रिया की कोटि जो है वह है 1.5। इसको याद भी रखा जा सकता है। इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की कोटि होती है 1.5 लेकिन इसकी अणु संख्यता होती है 1। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए 2NO2 प्लस Cl, इससे हमें मिलता है 2NO2 प्लस Cl2।
ये रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो दो पदों में संपन्न होती हैं, उसके लिए अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता भिन्न भिन्न होती है। ये दो पदों में किस प्रकार संपन्न होगी? इसका प्रथम पद क्या होगा? ये प्रथम पद होगा इसका NO2Cl, जिससे मिलेगा NO2 प्लस Cl। अब ये जो NO2Cl, इसके दो अणु ले लिए गए हैं। पहला अणु जो है, जब NO2 और Cl इन दोनों में विभाजित होता है तो ये धीमी गति से होता है, धीमी गति से। यदि अभिक्रिया दो पदों में संपन्न हो रही है तो अभिक्रिया का वेग धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया के वेग पर ही निर्धारित करता है। पूर्ण अभिक्रिया का वेग जो है वो धीमी गति से होने वाली जो अभिक्रिया है उस पर ही निर्भर करता है। फिर जो अभिक्रिया होगी वो तीव्र गति से होगी। क्या अभिक्रिया होगी? अभिक्रिया होगी द्वितीय पद में, अभिक्रिया होगी द्वितीय पद में, अभिक्रिया होगी NO2Cl प्लस ये वाला जो Cl यहाँ से निकला है वो जुड़ेगा और बना देगा NO2 प्लस Cl2। ये Cl2 बन गए हैं और यहाँ पर दो NO2 बन गए हैं, जैसा कि इस रिएक्शन में। लेकिन ये जो द्वितीय पद है वो तीव्र गति से होता है, बहुत ही तेज गति से होता है, तो ये अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करता है। ये पद अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करता है, केवल धीमी गति वाला जो पद है वो ही अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है। अब जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेगा वो ही क्या होगी? उसकी अभिक्रिया की कोटि होगी। तो यहाँ पर कितने जो अभिकारक हैं वो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर रहे हैं? केवल एक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर रहे हैं। इसका मतलब इसके लिए अभिक्रिया की कोटि जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी अणुसंख्यता कितनी है? इसकी अणुसंख्यता है 2, लेकिन अभिक्रिया की कोटि जो है यहाँ पर है 1। उसी तरह से इस रिएक्शन के लिए भी है। ये रिएक्शन भी दो पदों में संपन्न होती हैं, जैसे कि प्रथम पद यहाँ पर होगा, प्रथम पद हो जाएगा N2O gives N2 plus O। ये पद होगा धीमी गति से, धीमी गति से, जैसा कि मैंने पहले बताया, धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया जो है उसका अभिकारक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। लेकिन तीव्र गति से होने वाला जो पद है वो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करता है। ये है प्रथम पद। और द्वितीय पद यदि देखें तो क्या होगा? द्वितीय पद में हो जाएगा N2O, क्योंकि N2O के दो अणु हैं, एक अणु धीमी गति से दो टुकड़ों में हो जाएगा और एक अणु जो है वो इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और बना देगा N2 प्लस O2। इस तरह से ये हो जाएगा 2N2। अब यहाँ पर धीमी गति से जो पद है, धीमी गति वाला जो पद है वो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, इसलिए इस अभिक्रिया का जो अभिक्रिया की कोटि जो हो जाएगी वो होगी 1। यहाँ पर अणुसंख्यता इसकी चाहे 2 हो, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि जो है वो 1 होगी। तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट हम इसके पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट है, यदि अभिकारक जल हो, जल भी साथ में हो, तो उसकी सांद्रता में यदि कोई परिवर्तन करेंगे तो अभिक्रिया की दर यानी कि अभिक्रिया के वेग में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट आता है, यदि उत्प्रेरक हमने कोई काम में लिया है अभिक्रिया के लिए तो भी अभिक्रिया जो है वो शून्य कोटि की होगी, जैसे कि मैंने N2 प्लस 3H2 के लिए बताया था, तो उसके लिए अभिक्रिया की कोटि 0 होती है। तीसरा हम ये देखते हैं कि यदि अभिक्रिया पदों में संपन्न होती है, कुछ पदों में संपन्न होती है, तो धीमी गति वाला पद होता है वो वेग का निर्धारण करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, हमने 3 पॉइंट देख चुके हैं जिससे हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। अब हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं, यानी आणविकता और अभिक्रिया की कोटि, इन दोनों में अंतर क्या होता है उसको देखेंगे। अभिक्रिया की कोटि जो होती है उसे वह केवल एक पद के लिए निर्धारित की जाती है। आणविकता जो होती है वो एक पद के लिए निर्धारित की जाती है, यानी कि कोई रिएक्शन यदि एक पद में संपन्न हो रही है तो उसके लिए हम उसकी आणविकता या अणुसंख्यता ज्ञात कर सकते हैं, या 2 पदों में संपन्न होती है तो दोनों ही पदों के लिए अलग अलग अणुसंख्यता ज्ञात कर सकते हैं।
लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है, अभिक्रिया की कोटि जो होती है, वो पूर्ण रिएक्शन के लिए होती है। यदि अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न हो रही है तो उन दोनों पदों के लिए जो अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से निर्धारित होगा, यानी पूरी तरह से उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पूर्ण अभिक्रिया के लिए ज्ञात किया जाता है। सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड अंतर ये है कि जो अभिक्रिया की जो अणु संख्यता होती है वो एक सैद्धांतिक मान होता है और उसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। यदि हम अभिक्रिया को देखेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने अभिकारक भाग में ले रहे हैं, कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, उसके आधार पर हम उसकी अणु संख्यता ज्ञात कर सकते हैं। जितनी उसकी नंबर होती है उतनी उसकी अणु संख्यता होती है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो प्रायोगिक मान के आधार पर होता है। हम किसी अभिक्रिया को देखकर उसको पता नहीं लगा सकते हैं कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। मॉलिक्यूलरिटी जो होती है उसका मान शून्य नहीं हो सकता है, इसका मान पूर्णांक संख्या होता है, 1 2 3 ऐसे हो सकता है। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो शून्य भी हो सकती है। मैंने जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताया था N2+3H2, इसमें हमने उत्प्रेरक काम में लिया है Fe, फेरस उत्प्रेरक यदि हमने काम में लिया है तो इसके लिए अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो शून्य होती है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो शून्य भी हो सकती है। फोर्थ है कि ये सदैव पूर्ण संख्या होती है, अणु संख्यता सदैव पूर्ण संख्या में आता है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पूर्ण संख्या में भी आ सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। अणु संख्यता जो है, आणविकता जो है वो सदैव धनात्मक में आता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आणविकता, अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है। इसमें मेन अंतर ये आता है कि अभिक्रिया की जो अणु संख्यता जो होती है उसका निर्धारण हम सैद्धांतिक तौर पर कर सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण हम सैद्धांतिक तौर पर नहीं कर सकते। इसके लिए प्रायोगिक तौर पर इसका प्रैक्टिकली इसको निकाला जाता है। अपनी डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।